So students, we have completed the merits, demerits and suitability of census method. Now it's time for us the same topics in sampling method. अब कहीं ना कहीं कॉमन सेंस की बात है कि जो सेंसस मेथड्स के मेरिट्स हैं वो इधर डीमेरिट्स बन जाएंगे, जो उधर के डीमेरिट्स हैं वो इधर मेरिट बन जाएंगे. स्टिल आई एम गिविंग यू इन डिटेल. तो सबसे पहले सैम्पलिंग मेथड की सूटेबिलिटी देख लेते हैं कि अगर आपका पॉपुलेशन साइज़ बहुत लार्ज है तो ऑब्वियसली सैम्पलिंग मेथड पे जाना पड़ेगा. मैंने आपको बताया था सेंसस मेथड स्मॉल पॉपुलेशन के लिए ठीक रहेगा, जबकि आपको बताया अभी मैंने सैम्पलिंग मेथड बिग पॉपुलेशन या लार्ज पॉपुलेशन में अच्छा रहेगा. इसी वजह से आप देख रहे हैं बार बार मैं ये चीज़ आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत हाई होने की वजह से इंडिया में सभी पर्सन्स का टेस्ट नहीं किया जा रहा है, रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है और उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि इंडिया में कोरोना का क्या इम्पैक्ट आ रहा है या इफ़ेक्ट आ रहा है. तो सैम्पलिंग मेथड तब ठीक रहेगा जब आपकी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है. मैंने आपको बताया था 40 स्टूडेंट्स से हम इंडिविजुअल बात कर सकते हैं, लेकिन 400 स्टूडेंट्स से इंडिविजुअल बात करना इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. तो 400 की क्वांटिटी है, 4000 की क्वांटिटी है, तो वहाँ पर सैम्पलिंग मेथड बेस्ट रहेगा. नेक्स्ट इज, अगर आपको किसी स्टडी में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकालना है तो सैम्पलिंग मेथड को आप ट्रस्ट कर सकते हैं. रिमेंबर, सेंसस मेथड हाई एक्यूरेसी शो करता है क्योंकि आप बार बार पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, ईच एंड एवरी आइटम को डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ एक्यूरेसी रेट या रिलायबिलिटी रेट बहुत हाई होता है. जबकि सैम्पलिंग में आपकी एक्यूरेसी उतनी हाई नहीं होगी क्योंकि आप सारे आइटम्स को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं. एंड ऑल्सो सैम्पलिंग मेथड तब अच्छा रहेगा जब आप स्टडी करने के दौरान ये डिसाइड करें या आपको ये शो हो कि जितने भी आइटम्स प्रेजेंट हो रहे हैं स्टडी में वो लगभग सिमिलर फीचर शो कर रहे हैं. अगर वो डाइवर्स फीचर शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेंसस की तरफ जाना बेस्ट है. बट अगर वो सब सिमिलर फीचर शो कर रहे हैं, सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, तो सबको स्टडी करने का कोई मतलब नहीं पड़ता है और आप सैम्पलिंग मेथड के थ्रू अपना स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं. ओके, मेरिट्स पे बात कर लेते हैं. मेरिट्स में क्योंकि हमने डिस्कस किया, हम सेलेक्टेड आइटम्स का डिस्कशन करेंगे, सेलेक्टेड आइटम्स को डिस्कस करेंगे, तो मैन पावर, कॉस्ट, मनी, एफर्ट्स, एनर्जी, ये सब कम रिक्वायर्ड होंगे. आपको बताया था पिछले मेथड में ये सब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था. इस बार क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, आप रैंडमली स्टडी कर रहे हैं, तो मनी, कॉस्ट, एफर्ट्स, मैन पावर, एनर्जी सबकी रिक्वायरमेंट कम होगी. दूसरा, एरर आइडेंटिफिकेशन. अब देखिएगा, सोचिए आपने 4000 पर्सन्स को पूरा 1 बाय 1 स्टडी किया और कहीं कोई गलती हो गई और फिर अब उस गलती को ढूंढना है और सुधारना है, तो इट इज़ गोइंग टू बी ए क्वाइट बिग टास्क. वहीं आपने 4000 में से केवल 100% को स्टडी किया था सैम्पलिंग के थ्रू और इसमें कहीं कोई गलती आ रही है, तो अब आप सोचिए सैम्पलिंग मेथड के थ्रू आपने केवल 100 को स्टडी किया है, तो गलती जो हुई होगी वो इन 100 आइटम्स के बीच में ही हुई होगी. तो आप एरर को आसानी से पहचान भी पाओगे और रेक्टिफाई भी कर पाओगे. फिर से बता देता हूँ, आपने 4000 आइटम्स का एक स्टडी किया सेंसस से, 4000 के 4000 आइटम स्टडी किए, रिजल्ट निकाला. रिजल्ट निकलने के बाद पता चला कि कहीं कोई गलती हो गई. अब आपका टास्क बहुत बड़ा हो गया क्योंकि 4000 आइटम्स को रीचेक करना है और गलती पकड़ के उसको सुधारना है. जबकि अगर 4000 में से आपने केवल 100 को सैम्पलिंग मेथड के थ्रू स्टडी किया होगा तो ऑब्वियसली केवल आपको पता है कि गलती जो हुई होगी वो इन 100 आइटम्स में ही हुई होगी. तो आप खुद सोचिए कि एरर को पहचानना और उसको रेक्टिफाई करना सैम्पलिंग मेथड में बहुत आसान हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर आपके एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज है, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज है, नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली सैम्पलिंग मेथड से अच्छा मेथड आपके सामने कोई नहीं होगा. नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ईजी. एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ईजी का मतलब ये होता है कि भाई देखिए, आपको अभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि शॉर्ट स्टडी करनी है. शॉर्ट स्टडी का मतलब है पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज आपको इंगेज नहीं करने हैं, ज़्यादा मैन पावर इंगेज नहीं करना है, ज़्यादा फिनेंस नहीं लगाना है. तो
आप क्योंकि स्टडी को शॉर्ट वे में निपटा रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको आसानी से आप समझ भी सकेंगे और उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उसको आसानी से आप सॉर्ट आउट कर सकेंगे। एंड लास्टली इट इज़ मोर साइंटिफिक। मोर साइंटिफिक कैसे है? सोचिए, आपका ब्लड टेस्ट होना है, आपकी बॉडी का पूरा ब्लड निकाल के फिर उसका टेस्ट किया जाए और आपको रिपोर्ट दी जाए, विल इट बी ए गुड थिंग? आपकी मम्मी आपको कोई डिश टेस्ट करने को दे, आप पूरी बोल या पूरा जो आपके मम्मी ने कुकर या जिस भी कंटेनर में उस पूरी डिश को बनाया है, वो पूरी डिश फिनिश करके बोलो हाँ मम्मी डिश अच्छी बनी है, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ए करेक्ट थिंग। आपको टेस्ट करना है तो आपका ब्लड टेस्ट करने के लिए आपकी ब्लड की छोटी सी क्वांटिटी निकाल के पूरे ब्लड का रिजल्ट बता दिया। आपने एक चम्मच डिश को टेस्ट करके पूरी डिश के बारे में जजमेंट दे दिया, तो दैट इज़ गोइंग टू बी मोर साइंटिफिक डिसीजन rather than going to the complete study. So these are the merits of sampling method. Time for demerits. तो यहाँ पर आता है पार्शियलिटी का क्लॉज। पार्शियलिटी का क्लॉज ये होता है कि सैम्पल सिलेक्शन में पार्शियलिटी का क्लॉज लग सकता है। जैसे मान लीजिए 400 स्टूडेंट्स हैं, अब मैंने उसमें से केवल 40 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, तो जो नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कह सकते हैं कि सर ने जानबूझ के ये 40 स्टूडेंट ही सेलेक्ट किए क्योंकि वो सर के फेवर में आंसर करेंगे। यानी हम जिस सैंपल का सिलेक्शन कर रहे हैं वो पूरा जेन्युइन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार ऐसे ब्लेम्स लगते हैं इन्वेस्टिगेटर्स पे कि इन्वेस्टिगेटर्स ने उन आइटम्स को ही सेलेक्ट किया है जो आइटम्स एग्जैक्टली पॉजिटिव रिजल्ट शो करेंगे या उनके स्टडी को फेवर करेंगे, उन्हीं आइटम्स को जानबूझ के सेलेक्ट किया गया है, तो बायसनेस का इसमें या पार्शियलनेस का एक क्लॉज लग जाता है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर ऑल आइटम्स आर नॉट सेलेक्टेड, ऑल आइटम्स आर नॉट सेलेक्टेड, तो हो सकता है कि आपके जो रिजल्ट्स आए या कंक्लूज़न आए वो उतने ट्रस्टेबल ना हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सेंसस मेथड में एक ही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि वहाँ पर डिटेल स्टडी हुई है, ऑल आइटम्स की स्टडी हुई है, तो कन्फर्म है वहाँ के रिजल्ट बहुत रिलायबल और एक्यूरेट होंगे। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ डिटेल स्टडी नहीं हो पाई है, हर आइटम को हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो हो सकता है कि कंक्लूज़न उतने रिलायबल या ट्रस्टेबल ना आए। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन सैम्पल फ्रेमिंग। डिफ़िकल्टी इन सैम्पल फ्रेमिंग का मतलब ये है कि सैम्पलिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, आपके एग्जैक्टली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी डिटेल डिस्कशन में नहीं होंगी क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट स्टिल सैम्पलिंग की कुछ मेजर टेक्निक्स डेवलप की गई हैं जिन टेक्निक्स को समझना और फिर उनके हिसाब से काम करना, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए करेक्ट थिंग। और इजी लैंग्वेज में बात करूँ तो किस पर्सन को सैंपल में शामिल करें या किस यूनिट को सैंपल में शामिल करें और किसको शामिल नहीं करें, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं जिसको शामिल कर लिया और जिसको शामिल नहीं किया तो कोई पार्शियलनेस का क्लॉज लगा देगा, कोई बायसनेस का ब्लेम लगा देगा, तो इस तरीके से सैंपल को सेलेक्ट करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी आती है। एंड फाइनली स्पेशल नॉलेज नीडेड। स्पेशल नॉलेज नीडेड जैसे मैंने अभी बताया था कि सैम्पलिंग की कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो उन टेक्निक्स का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए है, तभी आप एक अच्छा सैंपल फ्रेम कर पाओगे और आगे जाके एक पूरा स्टडी को कंडक्ट कर पाओगे। सो दीज आर सम डीमेरिट्स, दिस वाज सूटेबिलिटी, दिस वाज मेरिट एंड डीमेरिट्स। थोड़ा अगर आप इनको कंपैरेटिव डिस्कशन करें तो सेंसस और सैम्पलिंग मेथड में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो इसके मेरिट हैं उधर वो डीमेरिट बनेंगे, जो उधर के मेरिट है वो इधर डीमेरिट बनेंगे, और दोनों मेथड्स एक दूसरे के अपोजिट वे में वर्क करते हैं।